माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर हाजिर हैं एक नए पेपर के साथ। आरआरबी एनटीपीसी का आज हम 16 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे कि किस तरीके के साइंस के सवाल पूछे गए हैं। तो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपके सामने है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ हीट करते हैं, यानी कि ऊष्मा से रिलेटेड अध्ययन जो है किस ब्रांच के अंतर्गत होता है। ऑप्टिक्स, अकॉस्टिक्स या कि थर्मोडायनेमिक्स या कि रिलेटिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, आइए देखते हैं कि जो चारों ब्रांच है हम पहले समझते हैं चारों ब्रांचेस क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन था ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश में इमेजेस कैसे फॉर्मेशन होता है, मिरर क्या है, लेंसेज क्या है, ये सारी चीजें हम ऑप्टिक्स में देखते हैं। तो ऑप्टिक्स हो गया आपका, क्लियर है ना कि ऑप्टिक्स क्या है। दूसरा था आपका अकॉस्टिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉस्टिक एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इंक्लूडिंग टॉपिक्स सच एज वाइब्रेशन, साउंड एंड अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। यानी कि जहां पर हम वेव से रिलेटेड, चाहे वो साउंड वेव्स हो, मैकेनिकल वेव्स हो, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका अकॉस्टिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के प्रकार क्या है, सारी चीजें जो भी हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द स्टडी of heat and other forms of energy. It deals with the exchange of heat energy between two bodies and conversion of heat energy between two bodies. Clear? यानी कि जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब हो रही है, सारी चीजें हम किस में देखते हैं, ऊष्मा गतिकी में देखते हैं, या कहना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं। क्लियर। तो हमने देखा कि ऑप्टिक्स क्या है, अकॉस्टिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, 3 ऑप्शन क्लियर हो गया। चौथा ऑप्शन क्या था माय डियर स्टूडेंट, चौथा था रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी तो ऑलरेडी एक थ्योरी है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, यानी कि ये थ्योरी है तो ये तो पहले ही ऑप्शन से खत्म हो गया। अकॉस्टिक्स भी हमने देखा कि ये भी नहीं है, ऑप्टिक्स भी नहीं है, अपना ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक्स। मैं चाहती तो यहाँ पर सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स बता के आगे बढ़ जाते, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बने अकॉस्टिक्स से, ऑप्टिक्स से या रिलेटिविटी से, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये भी सरल सवाल, क्या कह रहा है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो फटाफट से आंसर दे दो, आप सबको पता है, मैंने बताया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बताया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा है उसमें भी बताया है। आप आंसर देंगे, फटाफट कमेंट करिए फोर्स की यूनिट क्या है, फटाफट कमेंट करिए फोर्स की यूनिट क्या है। चलिए देख रही हूँ कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो चलो चलो, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, सबको पता है, सबको पता है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फोर्स का यूनिट होता है, मैं भी बता दूं, जो केल्विन है ये किसका यूनिट है, ये तो मैम टेम्परेचर का यूनिट है, आपने बताया है। जो न्यूटन है ये तो मैम फोर्स का यूनिट है, ये भी आपने बताया है। पास्कल मैम प्रेशर का यूनिट है, या हिंदी में कहें तो दाब का यूनिट है। वोल्ट जो है मैम वोल्टेज का यूनिट है। क्लियर, वोल्टेज का यूनिट है। तो हमने चारों यूनिट देखी, किसकी है, केल्विन टेम्परेचर, न्यूटन जो है फोर्स, पास्कल प्रेशर एंड वोल्ट जो है आपका वोल्टेज। क्लियर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, हम कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं, हम टिक करने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होने वाला है, एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन पता है सभी को, स्टार्टिंग में जब अपन स्कूल वगैरह में थे तो हम लोग देते ना, इंक पेन से पढ़ो बेटा, लिखो, अच्छी राइटिंग आएगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, इंक वाले जो पेन होते हैं उसको हम फाउंटेन पेन कहते हैं। क्लियर। तो फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया था, तो आपको बता दूं कि लेविस ई वाटरमैन जो है, इन्होंने किया था फाउंटेन पेन का खोज। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, किसने खोज करी थी फाउंटेन पेन की, लेविस ई वाटरमैन ने। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Presence of what in high level of the following leads to a diabetic।
यानी कि जो डायबिटिक्स होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली जनरल भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी कह देते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? क्या बढ़ता है हमारे शरीर में? क्या फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ती है? क्या सुक्रोज का हाई लेवल होता है? ग्लूकोज का होता है? या सैकेराइड्स का होता है? क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, और उसको कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन वहां पर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्या? डायबिटिक। यानी कि जब आप डायबिटिक होते हो तो क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? आइए दिखाती हूँ, बताती हूँ। जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है माय डियर स्टूडेंट्स, इट लीड्स टू डायबिटिक्स। इट ऑकर्स व्हेन इट कंट्रोलिंग हार्मोन, यानी कि जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन है डायबिटिक को, वो क्या है? इंसुलिन है। इसीलिए इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, है ना। इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट और सेल्स ऑफ बॉडी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन, यानी जितना शरीर में इंसुलिन की मात्रा चाहिए, है ना, उतना प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा उसको देते हैं। क्लियर? एज द रिजल्ट एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज बिगिंस along with the यूरिन। अब जब कंट्रोल करने वाला हार्मोन ही नहीं है, इंसुलिन ही नहीं है, आप डायबिटिक हो चुके हो, यानी कि डायबिटीज पॉजिटिव आ चुका है आपका, तो क्या होगा? जब ज्यादा शुगर फॉर्म होगा तो शुगर कहाँ होने लगता है? शुगर यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। इसलिए जो डायबिटिक होते हैं यूरिन में चींटियां वगैरह लग जाती है। क्यों? क्योंकि सिक्रेशन होने लगता है ग्लूकोज का यूरिन के थ्रू। क्लियर हुआ? तो हम क्या आंसर देने वाले हैं कि शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ने से आप डायबिटिक कहलाते हैं? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटिक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल कह रहा है द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इन द न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रोटॉन के थ्रू, न्यूट्रॉन के थ्रू, या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन? तो हाइड्रोन तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपका एटम है। क्लियर? ये एटम है और इसकी ये कुछ कक्षाएं बना देते हैं। तो ये हमको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी एटम होता है ना, उसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? यदि सपोज करो यहाँ 2, यहाँ हमने 8 बनाए ऐसे करके, यहाँ कुछ, तो हम क्या बोलते हैं? बाहरी कक्षा में क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, साथ ही साथ होते हैं न्यूट्रॉन। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए जब बात आती है परमाणु संख्या की, किसकी? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर की, तो जो परमाणु संख्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जितने कि इसके नाभिक में होंगे। न्यूट्रॉन क्यों नहीं बोलते हैं भाई? न्यूट्रॉन क्योंकि उदासीन होता है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन को यहाँ पर नहीं लेते। प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है परमाणु के नाभिक में, वही होता है एटॉमिक नंबर। यानी कि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो क्या कहेंगे कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है इस नाभिक में, वही कहलाएगा एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। तो यहां पर होने वाला है ऑप्शन ए, प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द एनरिचमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, क्लियर, विथ केमिकल न्यूट्रिएंट्स टिपिकली कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन फास्फोरस इज कॉल्ड। यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें यदि ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या कंटेन कर रहा है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऐसा कंटेन कर रहा है, तो ऐसा वाला इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? तो आइए आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शन है। पहला है यूट्रोफिकेशन, नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, अगला है हाइड्रोजनेशन एंड है ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों तो प्रोसेस है, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही केमिकल प्रोसेस है। पूछ क्या रहा है सवाल में कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम का पार्ट है जो कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो आइए आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन इट रिजल्ट्स टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae एंड प्लांट्स इन वाटर बॉडीज ड्यू टू विच ऑक्सीजन नॉट डिप्लीटेड क्विकली। दिस अफेक्ट्स
aquatic life forms mostly fishes move adversely. क्लियर? यानी कि यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, जहां पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज्यादा हो जाता है। यानी यूट्रोफिकेशन में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज्यादा हो जाने से क्या होते हैं, मछलियों को मूव करना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन ईजिली नहीं मिल पाती है। तो क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है, क्या कहलाता है जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज्यादा होती है, तो वो कहलाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ज्यादा होने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, वो मूव करने लगती हैं, बाहर जाने लगती हैं, दूसरी जगह जाने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स यूट्रोफिकेशन। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हम टिक करने वाले हैं, पहला ऑप्शन सही है, यूट्रोफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेन करता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ आइज डू स्पाइडर्स हैव। बताओ, एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे का पूछ रहा है मकड़ी में कितने पेयर आंखें होती हैं, कितनी होती हैं बताओ। जनरल सवाल है, सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी मैं दिखाती हूँ कितनी आंखें होती हैं, बताइए आप लोग। चलो खुल जा सिम, ये रही मकड़ी और मकड़ी की आंखें कितनी दिख रही हैं सामने से, 1 2 3 4, 4 सामने से दिख रही हैं और 1 2 3 4 ऐसी होती हैं पीछे तरफ भी। क्लियर? साइड में और पीछे। अब मकड़ियों के भी कई प्रकार होते हैं, तो आंखों के जो चीजें हैं ना वो भी डिपेंड करती हैं, कई ऊपर ऐसे डिजाइन होती हैं, कई साइड में होती हैं, तो जितने तरह की मकड़ियां होती हैं उनमें उस तरह की आंखें होती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी आंखें होती हैं, तो ये पता होनी चाहिए कि 8 आंखें होती हैं मकड़ी की। कितनी होती हैं? 8 आंखें होती हैं। या हम यहाँ पे बेटा 8 टिक नहीं करेंगे क्योंकि पूछा है पेयर, क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स, तो हम कहेंगे देयर आर 4 पेयर, यानी कि टोटल हुई 8 आंखें। क्लियर? चलिए, तो स्पाइडर है 4 पेयर्स ऑफ आइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोस्थेटिक लेग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्थेटिक लेग कहलाता है। पहले तो आपको समझना होगा कि प्रोस्थेटिक लेग है क्या। क्या एथलीट्स कहलाता है, जयपुर फुट या क्रो फुट या कि टेंडर फुट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होना चाहिए। ऐसा आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा किसी ना किसी को, है ना, यदि पैर का नीचे का पार्ट धोखे से किसी का कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना हो गई, तो क्या करते हैं, ऐसा ये एक आर्टिफिशियल पैर है जो लगभग रबर का बना होता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। सोचो इससे सामने वाले की लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है कि नहीं। जो इंसान चल नहीं पा रहा था, एक ही पैर था, ये दूसरा पैर लगा दिया जाता है। तो इसी को, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का, इसी पैर को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक लेग। अब जो पूछा गया था सवाल कि कौन सा लेग है, तो आंसर हो गया प्रोस्थेटिक लेग। लेकिन इसमें एक चीज और जानने वाली है, क्या कि ये जो लेग है ना, ये 1968 में 1968 में रामचंद्र शर्मा ने डिजाइन किया था। इसको किसने किया था? रामचंद्र शर्मा। आप याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है कि 1968 में रामचंद्र शर्मा द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसे दुनिया के सबसे सस्ते और उपयोगकर्ता के अनुकूल कृत्रिम अंगों में माना जाता है। काफी सस्ता होता है और साथ ही क्या कहलाएगा भाई, ये एक तरह का आपका आर्टिफिशियल पैर ही कहलाएगा ना, आर्टिफिशियल चीज है, तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब कहलाती है, जो काफी सस्ती होती है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है कि नहीं है। इससे क्या हुआ, पूरी लाइफ चेंज हो गई, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग। क्लियर हुआ? द जयपुर फुट इज अ रबर बेस्ड प्रोस्थेटिक लेग। जो जयपुर फुट है, इसको बेसिकली नाम क्या दिया गया है? जयपुर फुट। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि जो प्रोस्थेटिक लेग होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल लिम्स कहते हैं, आर्टिफिशियल लेग कहते हैं, वो है क्या? जयपुर फुट कहलाता है। इट इज अ रबर बेस्ड प्रोस्थेटिक लेग फॉर पीपल विथ बिलो नी एम्पुटेशन, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय रामचंद्र शर्मा इन 1968। 1968 में रामचंद्र शर्मा ने इस लेग को डिजाइन किया, जिसको हम जयपुर फुट भी कहते हैं, जो कि रबर बेस्ड होता है, रबर से बना होता है। यानी क्वेश्चन था हमारा कि जो प्रोस्थेटिक लेग होता है ये क्या कहलाता है। तो आपको क्लियरली अभी समझ आया कि जयपुर फुट कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है किसने खोज करी थी, तो पता होना चाहिए रामचंद्र शर्मा ने खोज करी थी। कब करी थी? तो 1968 में करी थी। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल्स। क्लियर? मार्सुपियल कौन होते हैं? तो मार्सुपियल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, है ना।
मार्सुपियल को हम कहते हैं हिंदी में माय डियर स्टूडेंट्स धानी प्राणी। क्या कहते हैं? धानी प्राणी। धानी प्राणी क्या होते हैं? मार्सुपियल ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को, बेबी को क्या करते हैं, पेट के नीचे ये एक थैली होती है, उस थैली में रखते हैं। इवन बोर्न होने के बाद भी कई दिनों तक अपनी थैली में रख करके ही चलते हैं। जैसे कंगारू, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कंगारू। यदि आपने कंगारू को देखा हो तो उसमें या उस इमेजेस आप देख सकते हो कि उसमें थैली होती है पेट के जस्ट नीचे सामने से, उसमें क्या करते हैं वो अपने बेबी को या बच्चों को रखते हैं। तो धानी प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो मतलब एक कहना चाहिए पाउच ही कहेंगे, है ना, पोटली समान संरचना होता है। पोटली या पाउच में क्या करते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं। तो बेबीज को किस में रखा जाता है? एक पाउच में। और ऐसे मार्सुपियल का एग्जाम्पल है कंगारू। क्लियर? तो कंगारू एक ऐसा मैमल है जो धानी प्राणी का भी एग्जाम्पल है। देखिए, मार्सुपियल जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मार्सुपियल आर एनी मेंबर ऑफ द मैमेलियन। कंगारू जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल। कंगारू गिव्स बर्थ टू यंग वंस हु आर कैरिड इन अ पाउच टिल दे गॉट मैच्योर। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो उसको पाउच में ही रखते हैं, थैली में ही रखते हैं। क्लियर? दिस पाउच इज कॉल्ड मार्सुपियल पाउच। और वो जो पाउच होता है उसको भी क्या कहते हैं? मार्सुपियल पाउच कहते हैं। एंड एनिमल्स विच कैरी दिस पाउच आर कॉल्ड मार्सुपियल। और ऐसे जानवर जो भी इस पाउच को धारण करते हैं, रखते हैं, उनके में एग्जिस्ट करते हैं ये पाउच, वो क्या कहलाते हैं? मार्सुपियल कहलाते हैं या धानी प्राणी कहलाते हैं। और मार्सुपियल पाउच क्या है? जिस पाउच में वो अपने बच्चों को, बेबीज को रखते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? कंगारू इज अवर आंसर। कंगारू एक ऐसा मैमल है जो धानी प्राणी का या मार्सुपियल का एग्जाम्पल है, जो एक पाउच समान संरचना में बच्चों को रखते हैं। कब तक रखते हैं? जब तक कि बच्चे मैच्योर नहीं हो जाते। क्लियर? चलिए, अगला सवाल कह रहा है हार्ट इज रिलेटेड टू ब्लड इन द सेम वे एज लंग इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से हार्ट से ब्लड रिलेटेड है, खून रिलेटेड है, ठीक उसी तरह से लंग से क्या रिलेटेड है? चेस्ट रिलेटेड है, रेस्पायरेशन रिलेटेड है, एयर रिलेटेड है, ऑक्सीजन रिलेटेड है। देखो एक इमेज दिखा रही है, उससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये देखो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो, ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर है आपका हार्ट, हृदय। क्लियर? और हृदय क्या करता है? हृदय का काम है ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफर करना। यानी कि सीधी सी भाषा आप समझो कि हृदय क्या कर रहा है? ब्लड को इंजेक्ट कर रहा है, ब्लड को भेज रहा है कहाँ? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो लंग क्या कर रहा है? भाई लंग भी ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि सीधे से हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या दोनों रिलेटेड कैसे हैं, तो हृदय जिस तरीके से खून का ट्रांसफर करता है, ठीक उसी तरीके से जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। यानी पूछता हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से हार्ट रिलेटेड है सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक उसी तरीके से आपका लंग जो है वो रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई हार्ट यानी हृदय, हृदय क्या करता है? हृदय में आया ब्लड को शुद्ध करके वो ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। ठीक उसी तरीके फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन आ रही है, अपनी हवा आ रही है, वो हवा को प्योरीफाई किया और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया। तो जिस तरीके से हृदय खून से रिलेटेड है, ब्लड से, ठीक उसी तरीके से लंग रिलेटेड है ऑक्सीजन से। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, पहला है एटमोफोलॉजी, दूसरा है मीटेरियोलॉजी, तीसरा इकोलॉजी, चौथा है आपका मोटेलॉजी। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहला है आपका एटमोफोलॉजी, यदि नहीं भी पता है तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि मैम एटमॉस्फेयर एंड एटमोफोलॉजी ये दोनों मिल रहे हैं ना। देखो मीटेरियोलॉजी जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? मौसम संबंधी चीज़ों को। क्लियर? मौसम से रिलेटेड चीज़ें जो होती है इसमें डिस्कस की जाती है। और जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र हम कहते हैं। क्लियर? यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड इसमें डिस्कशन होता है, आपका इकोसिस्टम का रिलेशन होता है। और मोटेलॉजी नाम का ऐसा कोई चीज ही नहीं होता है कि नहीं। तो क्या बचा? एटमोफोलॉजी। यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डिस्कशन है, स्टडी है, तो क्या कहलाएगा? एटमोफोलॉजी। यदि मटेरियोलॉजी पूछ रहा है, इसका मतलब है कुछ मौसम संबंधित चीजें हैं। इकोलॉजी पूछ रहा है, इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। मोटेलॉजी जैसा कुछ होता नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the name given to a material through which light can pass?
ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके थ्रू प्रकाश ट्रांसफर होता है, पास हो सकता है। क्लियर, इजी सवाल एकदम। पहला है ट्रांसलूसेंट, दूसरा है ओपेक, अगला है ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट है ब्यूटेरियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। हिंदी में ऐसा कहते हैं ना। तो जो ट्रांसलूसेंट होते हैं इसको हम कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी। पारभासी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपने कागज लिया और उस पर तेल गिरा दिया, तो उससे यदि आप कोई भी चीजें देखोगे तो एकदम क्लियर नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी धुंधली दिखेंगी। यानी कि एकदम कहना चाहिए एकदम से उसमें ओपेक भी नहीं, यानी अपारदर्शी भी नहीं है, यानी कि चीजें पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। पारभासी का मतलब है कि चीजें थोड़ी सी धुंधली दिखेंगी, ना ही क्लियर दिखेंगी और ना ही पूरी तरीके से नहीं दिखेंगी, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी धुंधली दिखती हैं। क्लियर। ओपेक का मतलब है, ओपेक को हम कहते हैं अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा ही ना जा सके। सपोज करो ये रिमोट है ना, ये रिमोट के मैं आर पार नहीं देख सकती हूँ, है ना, ये एक तरह का ओपैक इक्विपमेंट है। क्लियर। ये बोर्ड क्या है? बोर्ड भी ओपैक कहला जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या होते हैं? जैसे होता है ग्लास, जिसको हम कहते हैं कांच। कांच के आप आर पार देख सकते हो, है ना। अब मैंने कहना मैम शीशा नहीं भाई, दर्पण के आगे पीछे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दर्पण के एक पार्ट में क्या होती है? कोटिंग होती है, तो इससे हम आर पार नहीं देख सकते। किसके? लेंस के आर पार देख सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जिसके हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी कहलाती हैं। ऐसी चीजें जिसके हम आर पार नहीं देख सकते ओपैक कहलाती हैं। ऐसी चीजें जो थोड़ी सी धुंधली दिखती हैं दैट इज ट्रांसलूसेंट। क्लियर। यहाँ पर क्या है? द नेम गिवन मटेरियल थ्रू व्हिच लाइट कैन पास, यानी कि प्रकाश पूरी तरीके से पास हो रहा है, हमको पूरी चीजें दिख रही हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो प्रकाश इसमें पूरे तरीके से पास होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, और ट्रांसलूसेंट या पारभासी में थोड़ा बहुत पास होता है। तो जो कह रहा है क्वेश्चन विच लाइट कैन पास, तो लाइट जो है ट्रांसपेरेंट से पास होती है, यानी कि पारदर्शी चीजों से पास होती है। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आज का तो ये था आज का सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आज अगेन हमने देखा एनटीपीसी के पेपर में किस तरीके के साइंस के सवाल पूछे गए। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह बढ़िया नए और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए। चलिए, थैंक यू क्लास।